साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका। साथियों, आपकी टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के दृष्टिगत आजकल हिंदी के समकालीन नाटककारों पर चर्चा चल रही है। उस क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम स्वदेश दीपक एवं अन्य 5 नाटककारों के नाटकों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए ज़्यादा भूमिका न बनाते हुए सीधे आपको प्रकरण से जोड़ते हैं। देखते हैं सबसे पहले हम स्वदेश दीपक के नाटक को। साथियों, स्वदेश दीपक का जन्म 1942 ईस्वी में हुआ था। इनकी मृत्यु अपरिभाषित है, क्योंकि ये 2 जून 2006 को नई दिल्ली में अपने निवास से मॉर्निंग वॉक पर निकले थे। उसके बाद ये वापस नहीं आए। इनको प्रगतिशील चेतना का नाटककार माना जाता है। अब आइए हम इनके नाटकों की बात करते हैं। इन्होंने 5 नाटक लिखे हैं। 5 चर्चित नाटक हैं, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो पहला नाटक इनका देखते हैं। पहला नाटक इनका है नाटक बाल भगवान। ये 1989 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इनकी एक कहानी इसी शीर्षक से है, जिसका यह नाट्य रूपांतरण है। ठीक है। इस नाटक में शिक्षित लोगों के अंधविश्वास का चित्रण इन्होंने किया है। इनका दूसरा नाटक साथियों कोर्ट मार्शल 1991 में प्रकाशित हुआ था, और कोर्ट मार्शल नाटक से इनको बहुत ख्याति मिली थी। ये नाटक जो है वर्ग एवं जात भेद से ग्रसित देश की फौज में भी, यह वर्ग और जाति भेद है, यानी देश की फौज भी वर्ग भेद एवं जाति भेद से अछूती नहीं है, कोर्ट मार्शल नाटक में दिखाया गया है। इनका अगला नाटक, तीसरा नाटक है साथियों जलता हुआ रथ। जलता हुआ रथ 1998 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसमें शोषक और शोषित के बीच संघर्ष और द्वंद्व का चित्रण किया गया है। चौथा नाटक इनका सबसे उदास कविता 1998 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इस नाटक में वर्ग संघर्ष का चित्रण है। यह दिखाया गया है कि आधुनिक समाज में, वर्तमान समाज में औरत, यहाँ देखिए इसको हाईलाइट कर देते हैं, औरत, मजदूर और गरीबी यानी निर्धनता आज के समाज में सबसे उदास कविता है। ठीक है। चलिए इनके 5वें नाटक को देखते हैं। 5वां नाटक इनका है काल कोठरी। काल कोठरी नाटक में साथियों कलाकार की पीड़ा और उसके मनःद्वंद की स्थिति का चित्रण किया गया है। किस प्रकार भ्रष्ट राजनीति और शोषण का शिकार एक कलाकार होता है, किन मन स्थितियों से उस समय वो गुजरता है, उसकी कला ही किस तरह से उसके लिए काल कोठरी बन जाती है, यह काल कोठरी नाटक में दिखाया गया है। तो स्वदेश दीपक के नाटकों को आपने देख लिया। अब आइए हम कृष्ण बलदेव वैद्य की बात करते हैं। कृष्ण बलदेव वैद्य, इनका जन्म 1927 ईस्वी में हुआ था। मृत्यु 2020 ईस्वी में हुई थी। ये अंतिम समय चूंकि न्यूयॉर्क में रहते थे, जन्म तो इनका भारत में हुआ था, लेकिन ये इनकी मृत्यु न्यूयॉर्क में हुई थी 2020 में। ये आधुनिकता बोध के नाटककार है। इनका एक नाटक बहुत प्रसिद्ध हुआ था, भूख आग है। भूख आग है 1998 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। यह साथियों विडंबना प्रधान नाटक है। ठीक है। इसमें भूख को लेकर संपन्न वर्ग की निष्ठुरता का बड़ा तल्ख चित्रण इन्होंने किया है। भूख आग है इस नाटक में। इनका दूसरा नाटक हमारी बुढ़िया, ये 2000 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इनकी कहानी है बुढ़िया की गठरी। यह बुढ़िया की गठरी कहानी जो कृष्णदेव बलदेव वैद्य की है, उसी पर आधारित नाटक है हमारी बुढ़िया। इसमें जो है तीसरा नाटक है सवाल और स्वप्न। ये 2001 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। सवाल और स्वप्न नाटक में स्त्री की अस्मिता और त्रासदी का चित्रण किया गया है। इनके 3 और नाटक हैं परिवार अखाड़ा, मोनालिसा की मुस्कान और कहते हैं जिसको यार, तो सारी कहते हैं जिसको प्यार। इनका छठा नाटक है कहते हैं जिसको प्यार। ये 2005 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। तो साथियों इस पेज में आपने
स्वदेश दीपक और कृष्ण बलदेव वैद्य के नाटकों को देखा। अब आइए हम नाग बोडस के नाटकों को देखते हैं। साथियों, नाग बोडस का जन्म 1939 ईस्वी में हुआ था। इनकी मृत्यु 2003 ईस्वी में हुई थी। यह नाम थोड़ा सा अजीब आपको लग रहा होगा, नाग बोडस। ये कोंकण क्षेत्र महाराष्ट्र के रहने वाले थे, बाद में ग्वालियर में नौकरी किए। ये विज्ञान विषय के विद्यार्थी थे, भौतिकी के प्रोफेसर थे नाग बोडस, लेकिन इन्होंने हिंदी में अनेक रचनाएं की। नाग बोडस का नाम, पूरा नाम देखिए है, इनका पूरा नाम था नारायण गणपत राव बोडस। तो यहाँ से ये ना नारायण से है और गा जो है गणपत से है, तो इससे बना है नाग बोडस। आप जानते हैं महाराष्ट्र में नाम के साथ पिता का भी नाम लिखा जाता है, तो नारायण गणपत राव बोडस इनका पूरा नाम था। यहाँ उद्धृत करना जरूरी इसलिए था कि अनेक बार परीक्षाओं में इस तरह से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, इनका पूरा नाम क्या था, इनका उपनाम क्या था, इनका बचपन का नाम क्या था, इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो नाग बोडस का पूरा नाम नारायण गणपत राव बोडस था। ठीक है, अब आइए इनके नाटकों की बात करते हैं। इनका पहला नाटक बहुत चर्चित हुआ था, ये खूबसूरत बहू। ये बहुत चर्चित नाटक था। खूबसूरत बहू 1998 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसमें साथियों ग्रामीण जीवन की ठेठ मानसिकता का सहज चित्रण किया गया है। बहुत ही सहज नाटक है। इसकी भूमिका भाग को मैंने पढ़ा था, तो इसकी भाषा बहुत सहज है और इसके पात्रों का आप देखेंगे जो संवाद है वो बहुत ही सहज और बहुत संवाद योजना बहुत अच्छी है। तो ये खूबसूरत बहू 1998 में इनका प्रकाशित हुआ चर्चित नाटक है। दूसरा नाटक इनका वसीयत 1998 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। यह इस नाटक में वसीयत में सामाजिक जीवन के अंतर विरोधों का चित्रण किया गया है। नाटक में पोपटलाल जी मरते समय जो वसीयत लिखते हैं, उस वसीयत के साथ साथ अपनी संपत्ति की वसीयत के साथ साथ अपनी संतानों को अपनी आदतों की वसीयत भी लिखते हैं। जैसे अपनी खैनी खाने की आदत उनकी, उसकी वसीयत वो अपनी पुत्री को लिखते हैं। अपनी पत्नी पर शक करने की आदत, इसकी वसीयत अपने छोटे बेटे को लिखते हैं। और वसीयत के साथ ये शर्त रहती है कि उनकी आदतों की वसीयत को अगर जिसको उन्होंने लिखा है वो स्वीकार नहीं करेगा, उसको संपत्ति से बेदखल किया जाएगा या उसको वसीयत में संपत्ति वसीयत में नहीं मिलेगी। तो इसमें यह अंतर्द्वंद जो है चलता रहता है। न चाहते हुए भी पात्र संपत्ति के चक्कर में उनकी आदतों की भी वसीयत को स्वीकार करते हैं। तो यह सामाजिक जीवन के अंतर विरोधों का बड़ा सुंदर चित्रण है वसीयत नाटक। अब आइए देखते हैं इनका नाटक तीसरा दलित नाटक भी 1998 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ये राजनीतिक नाटक है। इस नाटक में आज की राजनीति के संदर्भ में बहुत ही तल्ख, बहुत ही सजीव, बहुत ही एक तरह से कहेंगे कि सच्चाई भरा चित्रण है। आज की राजनीति किस तरह से जातियों के समीकरण में बटी है, किस तरह से अवसरवादिता है, ठीक है ना, जातियों के समीकरण में बटी हुई अवसरवादी राजनीति पर बड़ा करारा, बड़ा तीखा व्यंग्य इन्होंने किया है इसमें दलित में। चौथा नाटक इनका साथियों तोता झूठ नहीं बोलता। ये भी 1998 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। तोता झूठ नहीं बोलता। तो ये तोता झूठ नहीं बोलता इस नाटक में सर्कस की दुनिया की नग्न सच्चाई का चित्रण किया गया है। किस प्रकार सर्कस की दुनिया में जैसा दिखता है बाहर वैसा अंदर नहीं है, वहां भी पुरुषों का वर्चस्व है। किस प्रकार सर्कस की दुनिया में स्त्रियों का शोषण होता है, यह इस नाटक में तोता झूठ नहीं बोलता है इसमें दिखाया गया है। इनका चौथा नाटक है पढ़ो फारसी बेचो तेल। पढ़ो फारसी बेचो तेल। ये साथियों 2002 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसमें ऑस्ट्रिया के प्रसिद्ध दार्शनिक विटगेन्स्टाइन, इनका अजीब सा नाम थोड़ा सा विटगेन्स्टाइन, उनके जीवन पर केंद्रित नाटक है पढ़ो फारसी बेचो तेल। इनके पांचों नाटकों को आपने देख लिया और ये नाटकों की वजह से हिंदी साहित्य में इनका एक विशिष्ट स्थान है नाग बोडस का।
अब आइए अगले नाटक का देखते हैं, राजेश जैन। राजेश जैन का जन्म 1949 ईस्वी में हुआ था। इनके 3 नाटक बहुत प्रसिद्ध हैं। ये गणित देवता, चिंदी मास्टर, चिमनी चोगा वगैरह बात लिखे हुए नाटक हैं। वायरस, इनका पहला नाटक वायरस 1994 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। वायरस नाटक में इन्होंने दिखाया है कि दाम्पत्य जीवन का असामान्य होना ठीक वैसा ही है जैसे कंप्यूटर में वायरस का होना। जब दाम्पत्य जीवन में एक दूसरे से संबंध अच्छे न हो, दाम्पत्य संबंध अच्छे न हो, और ऐसे में दंपति के बीच में किसी तीसरे व्यक्ति का आना, किसी तीसरे चरित्र का आना एक वायरस की तरह पूरे दाम्पत्य जीवन को परेशान कर देता है, एक द्वंद्व उपस्थित कर देता है, एक संघर्ष उपस्थित कर देता है। यह आपको वायरस नाटक में देखने को मिलेगा। इनका दूसरा नाटक है विश्वांश। ये 1999 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इस नाटक में भी भ्रष्ट शासन व्यवस्था और राजनीति में बढ़ते वंशवाद, किस तरह से वंशवाद राजनीति में हावी हो रहा है और इससे किस तरह से शासन भ्रष्ट हो रहा है, इस पर बड़ा सटीक चित्रण किया है विश्वांश में इन्होंने। इनका अगला नाटक धक्का पंप। धक्का पंप शीर्षक आप देख के लग रहा होगा कि यह एक व्यंग्य नाटक है और यह वायरस नाटक में एक ही जिल्द में संकलित है। वायरस नाटक में एक ही जिल्द में संकलित है। इनके 3 और नाटक हैं, गणित देवता, चिंदी मास्टर और चिमनी चोगा। ठीक साथियों, तो यहाँ आपने इस पेज में नाग बोडस और राजेश जैन के नाटकों को देखा। अब आइए हम और 2 नाटकों को देखते हैं, 2 नाटककारों को। साथियों, समकालीन हिंदी नाटककारों में असगर वजाहत का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इनका जन्म 1946 ईस्वी में फतेहपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, ये बहुत दिनों तक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहे। बाद में जामिया मिलिया इस्लामिया कॉलेज दिल्ली में हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष रहे। इनके नाटकों पर चर्चा करते हैं। इनका पहला नाटक बहुत चर्चित नाटक रहा है, वो है फिरंगी लौट आए। फिरंगी लौट आए नाटक ये 1857 की क्रांति की पृष्ठभूमि पर आधारित है। दूसरा नाटक इनका है वीरगति। वीरगति 1981 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। तीसरा नाटक इनका इन्ना की आवाज 1986 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। मैं आपको यहाँ जोर देकर बताना चाहूँगा, ये इन्ना की आवाज अभी असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में पूछा जा चुका है, तो आप इससे असगर वजाहत के नाटकों के महत्व को समझ सकते हैं। इन्ना की आवाज अभी हाल में ही असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी की परीक्षा में यह नाटक पूछा गया था। ठीक है, सुमेलित करने का प्रश्न था, उसमें इन्ना की आवाज भी आया था। ठीक है, तो इन्ना की आवाज ये 1986 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इस नाटक में सत्ता के मद के प्रभाव का चित्रण किया गया है। किस तरह से एक ईमानदार और सच्चरित्र व्यक्ति सत्ता की कुर्सी पर पाते ही भ्रष्ट हो जाता है, किस तरह से उसका हृदय और चरित्र परिवर्तन हो जाता है, यह इन्ना की आवाज में दिखाया गया है। इनका अगला नाटक, चौथा नाटक समिधा है, जो 1991 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। 5वां नाटक, ये भी इनका बहुत चर्चित नाटक है और बहुत रोचक इसका शीर्षक है, टाइटिल है गोडसे @गांधी.com। ध्यान से इसको देखिए, गोडसे @गांधी.com। ये असगर वजाहत का नाटक है, बहुत ध्यान से इसको देख लीजिए, रोचक शीर्षक है और असगर वजाहत के नाटक परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। 6ठा नाटक इनका सबसे सस्ता गोश्त 2015 में प्रकाशित हुआ था। यह साथियों सबसे सस्ता गोश्त जो है यह 14 नुक्कड़ नाटकों का नाट्य संग्रह है, सबसे सस्ता।
इनका 7वां नाटक महाबली, बहुत चर्चित नाटक, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण, इसको एकदम नोट कर लीजिए। इसको हम इसके आगे आप कहें तो लिख दें हम कि ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। महाबली ये 2017 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अब इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसको 2021 का व्यास सम्मान प्राप्त हुआ है। आप जान रहे हैं व्यास सम्मान बहुत बड़ा सम्मान है। तो 2021 का व्यास सम्मान किसे प्राप्त हुआ है? महाबली नाटक को। किसका नाटक है? अस्कर वजाहत का नाटक है, 2017 ईस्वी में प्रकाशित है। परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए 8वां नाटक इनका, जिस अजीब सा शीर्षक है, जिस लाहौर नहीं देखा वो जम्याई नहीं, 1991 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, ठीक है। जिस लाहौर नहीं देखा वो जम्याई नहीं, 1991 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इनका 9वां नाटक है अकी, 10वां नाटक है इनका पाकिट मार। इनका एक नुक्कड़ नाटक बहुत प्रसिद्ध है, इसलिए यहाँ मैंने लिख दिया है, ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकता है। वो है सरकारी सांड। सरकारी सांड जो है ये इनका नुक्कड़ नाटक है। सरकारी सांड ये बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है। नुक्कड़ नाटक है, बहुत प्रसिद्ध है, हो सकता है परीक्षा में पूछ लिया जाए, इसलिए इसको हमने लिख दिया। अब आइए हम प्रताप सहगल की बात करते हैं। प्रताप सहगल का जन्म 1945 ईस्वी में हुआ था। इनके 3 नाटक यहाँ हमने लिखे हैं, तीनों नाटक आप देख लीजिए। पहला नाटक है अन्वेषक, 1992 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अन्वेषक प्रसिद्ध गणितज्ञ एवं ज्योतिषी आर्यभट्ट के जीवन को केंद्र में रखकर लिखा गया है। इनका दूसरा नाटक है और नहीं कोई अंत, 1999 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और तीसरा नाटक है यूं बनी महाभारत, ये 2015 ईस्वी में प्रकाशित है। ये नाटक जो कि बहुत पुराने नहीं हैं, चर्चा में हैं, परीक्षा के दृष्टि उपयोगी हैं। मेरा उद्देश्य इतना ही है कि कोई भी प्रश्न परीक्षा में ऐसा न पूछा जाए जैसे मैंने नाटक पढ़ाया। नाटक के आरंभ से लेकर आज तक कोशिश यही है कि कुछ भी छूटने न पाए, जिससे नाटक से अगर प्रश्न पूछा जाए तो यह शिकायत न हो कि यह प्रश्न आया और मैंने नहीं पढ़ाया था, ठीक है। तो आज की कक्षा में साथियों 6 नाटककारों पर चर्चा हुई। नाटक अब अपने अंतिम दौर में है। इसके बाद आज के बाद कल की कक्षा में कुछ ऐसे नाटककारों पर चर्चा हुई जिन्होंने एक एक नाटक लिखे हैं, तो तेजी से उन पर चर्चा होकर एक कक्षा उन पर हो जाएगी। उसके बाद महिला नाटककारों पर, फिर हिंदी में जो दलित नाटक लिखे गए हैं उन पर चर्चा होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।